नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ ज़रा हटके में और मैं हूं आपके साथ सुजीत कुमार। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो बिहार की राजनीति के महेंद्र सिंह धोनी हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी तो पहली पारी में ही पहली गेंद पर उन्होंने ज़बरदस्त छक्का मारा था जो बॉल बाउंड्री के बाहर चली गई। उस शख्सियत की ऐसी पहचान है कि उनके जो समर्थक हैं वो पार्टी की बाउंड्री से ऊपर उठकर हैं। कोई पार्टी विचारधारा उनके समर्थकों के लिए उनके लिए नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे मेहमान भूतपूर्व मंत्री और विधान पार्षद श्री सम्राट चौधरी जी से। नमस्ते सर, स्वागत है आपका न्यूज़ ज़रा हटके में। एक पहला सवाल, करीब दशकों पहले, दो तीन दशक पहले एक राकेश कुमार नाम का एक लड़का जो कि छात्र छुट्टियां मनाने के लिए घर आता है और घर पर देखता है कि पुलिस की ज्यादती और पुलिस की यातनाओं को वो झेलता है। तो राकेश कुमार से लेकर सम्राट चौधरी तक का सफ़र ज़रा हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मूलतः हमारा जो पूरा पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक है। जी। मैं लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम जरूर कर रहा हूँ। ये बात आपने सही कहा कि यदि यातना नहीं हुई होती तो हम राजनीति में नहीं आते, इसमें कहीं दो मत। लेकिन पैशन भी रहा। 90 के चुनाव में पिताजी चुनाव लड़ रहे थे तो बड़ा ही एक कार्यक्रम, साइकिल जुलूस, कार्यक्रम का आयोजन, वर्करों की व्यवस्था, ये चीज़ों को हम लोग देखते थे, लेकिन राजनीति में सक्रिय नहीं थे। लेकिन जिस तरह लालू प्रसाद जी के सत्ता में मेरे ऊपर यातना दी गई, हम लोग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और अचानक हमारे पूरे परिवार को एक गैंग वार के लड़ाई में पूरे परिवार को जेल भिजवाने का काम किया और हम लोग जेल में रहे। इस शरीर पर लालू प्रसाद जी की कृपा से हजारों लाठियां चली। पुलिसों के द्वारा हम लोग के पूरे घर को तोड़ने का काम किया गया। हमारे घर के अनाज पर एक तरह से पूरी गंदगी का लालू प्रसाद जी के द्वारा कराया गया। एक पक्ष ये भी है, राजनीतिक तौर पर वहाँ से हम लोगों ने कार्य को शुरू किया। फिर 95 के चुनाव से लगातार हम लोग लगे हुए थे और 96 हो, 98 हो, 99 हो, ये सब चुनाव में पूरी भागीदारी और मुख्य धारा में मैंने काम शुरू करा। तो बीच में मैं सर रोकूंगा एक चीज़ की, तो पूरी की पूरी मतलब जिम्मेदारी अगर मैं दूं, उस कांड ने पूरे आपको परिपक्व किया राजनीति के लिए? नहीं, उसके बाद मैं नौकरी का प्रयास करने लगा। जी। जेल से बाहर आने के बाद मैं यूपीएससी की तैयारी में लगा और हमको लगा, जब एडमिट कार्ड आया तो लोगों ने कहा कि नौकरी तो हो ही नहीं सकती है। तो पिताजी ने कहा बिजनेस करो। हमने कहा बिजनेस नहीं करेंगे। मेरा जीवन का शौक है कि मैं गरीबों का भलाई का काम कर सकूं, बिल्कुल, लोगों से जुड़ूं। तो वो कहते थे ये बड़ा असर्टेन है, ये राजनीति जनता के भरोसे होती है, आपके भरोसे नहीं होती। जनता के कल्याण में आपको लगना पड़ेगा और बड़ा ही साफ सुथरे इमेज के साथ, ईमानदारी के साथ आपको राजनीति में काम करने पड़ेंगे। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर आप स्वतः न्यायालय में दौड़ते दौड़ते केस लड़ना शुरू कर दिए। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। आपके जब आप यहाँ के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बने तो आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था पटना मेट्रो। मुझे याद है उस वक्त हम लोग मिले थे, आप चर्चा किया करते थे। तो आपको नहीं लगता है कि आपके जाने के बाद इसमें थोड़ी मतलब गति धीमी हो गई है, अभी थोड़ा सा मंद सब कुछ चल रहा है? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बड़ा स्पष्ट था। मैं जब मिनिस्टर था तो मैंने इसको बहुत तेजी से कराया और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा। आप पटना में देखेंगे जितने बड़े प्रोजेक्ट काम कर रहे होंगे उसमें बड़ा रोल मेरा रहा। बिल्कुल, मैं इसको बढ़ाते रहा। तभी मैंने चर्चा की। आप देखिए, पटना मेट्रो रेल को मैंने पूरी तरह डीपीआर फाइनल कराया और मैं और केंद्र सरकार दोनों सहमत हो गए कि इसको पीपीपी मोड पर करना है। बिल्कुल, सरकार के पैसे कम लगे और जनता के और जो प्राइवेट पार्टी है उनका सहयोग ज़्यादा इसमें करे। क्योंकि पटना मेट्रो रेल जब तक
पीपीपी मोड पर काम नहीं करेगा तब तक ऑपरेशनल पूरी तरह मजबूती से बेनिफिशियरी नहीं। पीपीपी मोड हमारे दर्शकों के लिए, ये पीपीपी मोड क्या है? पीपीपी है पब्लिक पार्टी जो है, पब्लिक का पार्टनरशिप जो है, ये इसमें अटैच होता है। ओके। जैसे कोई कंपनी है वो इसमें चाहता है इन्वेस्टमेंट करना, जैसे मोटा मोटी 20,000 करोड़ रुपया का ये बजट है, इसमें भारत सरकार और बिहार सरकार मिला के 40 से 50% मनी अपने संसाधन से देगा और 50% मनी जो लगभग 10,000 करोड़ है वो पब्लिक भागीदारी, मतलब जो निजी लोग हैं, अच्छा। उनके सहयोग से हम इसमें लेने का काम करेंगे और इसमें बैंक का भी सहयोग लेंगे। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद बस स्टैंड, पटना में बड़ा बस स्टैंड बना और कल ही परसों नीतीश कुमार जी ने उसका उद्घाटन किया। वो आधुनिक है, इंटरनेशनल बस स्टैंड हमारे पास 70-75 वर्ष से नहीं था। वो फाउंडेशन आपके टाइम का था? पूरा उसको पूरी तरह व्यवस्थित किया। पटना में घाट बने, उसको घाट की कोई कल्पना नहीं थी। मुझे घाट का याद है कि जिस आपके टाइम पे जब पहला छठ पूजा हुआ था, शायद वो एक टाइम था जो कभी एक दुर्घटना उस वक्त नहीं हुई थी उस सेशन में। नहीं, बेसिकली 2013 में एक बड़ी घटना घटी थी जी। छठ के समय, और 14 में हम मंत्री हुए। तो मेरे लिए टारगेट था कि उसके पहले आम लोग चंदा करके अपनी व्यवस्था करते थे घाटों पर। हमने क्या कहा कि अब सरकार स्वयं करेगी। बिल्कुल। पूरी सारे घाटों को हमने टेंडर कर दिया, सबके लिए राशि उपलब्ध करा दिया, और अब जो घाट छठ घाट का व्यवस्था होता है वो पूरी तरह सरकार के अधीन होता है। पहले जन भागीदारी थी, तो उससे क्या हो रहा था कि आम लोग चंदा करके लोग करते थे, किसी निजी हो पाता था। हाँ, और उसमें खाली जो तार था, नंगा तार दौड़ा देता था, उसके चलते लोगों को बहुत सी दिक्कत झेलनी पड़ी। मेरे लिए है क्या कि मैं पिछले लगभग 40 वर्ष से इस शहर में रहता हूँ। 82-83 से इस शहर में मैंने पढ़ाई लिखाई तो किया ही, साथ में पूरा जीवन हमारा इस शहर में गुजरा है। इससे किसी ने मोहब्बत नहीं किया इस शहर जो पटना है, क्योंकि एक समझिए कि पुराने जमाने में ये मगध का राजधानी की राजधानी थी, और मगध की राजधानी का ये बुरा हाल है। तो हम लोग इसको, जैसे मास्टर प्लान हमने लाया 62 में, पिछली बार मास्टर प्लान आया था, मास्टर प्लान लाए। सीवरेज की कल्पना ही नहीं थी पटना में। 1932 में लास्ट सीवरेज की निर्माण हुई। हमने 12,000 करोड़ रुपया पटना से लेकर भागलपुर तक के सीवरेज को स्थापित करने के लिए पूरी व्यवस्था बनाई। तो अर्बन में स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट को पूरा कराया कि इसको फुलफिल कीजिए, कचरा क्यों नहीं। और कचरे के लिए पहली बार हिंदुस्तान में किसी ऑफिसर को सस्पेंड किया गया हो। अरे कि कचरा पटना में क्यों दिखता है, इसके लिए कार्रवाई किया। हमने 200 बसेस को पटना शहर में घुमाना शुरू किया, बसेस स्टॉप्स बनाए, 10 लाख एलईडी बल्ब की स्वीकृति दी जो पूरे बिहार में लगा। आज जो एलईडी बल्ब आप देखते हैं, केंद्र सरकार के सहयोग से इसको पूरी तरह ऑर्गेनाइज हम लोगों ने किया। तो इसलिए काम करने का जिस समय मौका मिला उसको काम किया भरपूर तरह से। सर, अब थोड़ा सा आपके क्षेत्र खगड़िया के क्षेत्र को आपने बहुत दिनों तक प्रतिनिधित्व किया, और वहाँ आपके चाहने वाले बहुत हैं, खगड़िया से लेके कोसी क्षेत्र और उस पार अगर हम गंगा पार जाएं तो। लेकिन अगर मैं बेसिकली खगड़िया और आसपास की बात करूँ, मकई, वहाँ मकई उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र रहा है खगड़िया। लेकिन इस बार जो मकई उत्पादन की हालत है, मुझे याद है कि पिछली बार 2000 क्विंटल बिकने वाला मकई इस बार 1000 क्विंटल भी ढंग से नहीं बिक रहा है। तो वहाँ के लोग सम्राट चौधरी की तरफ टकटकी लगाए देखे हैं कि अगली सरकार आपकी आने वाली, तो क्या कुछ इसमें हम लोगों ने मैनिफेस्टो में भी इसको डालने का काम शुरुआत कर रहे हैं कि एक बड़ा स्पष्ट है, जिस तरह हम धान का अधिप्राप्ति करते हैं, एक प्रोसेस इसको इसमें ऐड करना चाहिए सरकार को। बिल्कुल। और इसको हम आग्रह किया हमने पार्टी से भी कि इसको मैनिफेस्टो में लाया जाए कि अब मकई की भी अधिप्राप्ति होगी, घर घर जाके, गांव-गांव में जाकर जिस तरह धान अधिप्राप्ति का केंद्र खुलता है, उसी तरह मकई अधिप्राप्ति का भी केंद्र खुले। और दूसरा है कि खगड़िया के लिए हम लोगों ने 2013-14 में कल्पना की थी कि वहाँ एक बेड़ा का जमीन हम लोगों ने दिलवाया
और वहाँ एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनने थे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक नहीं बन पाया। बीच में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर आई थी, लेकिन उद्घाटन के दिन ही उन्होंने विरोध कर दिया कि ये काम पूरा नहीं हुआ। वो केंद्र जिस दिन मेरा चालू हो गया, उसी दिन पूरे खगड़िया के मक्का का बिजनेस दुगने बेनिफिट में आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में आप इसके ऊपर पूरा जोर लगाएंगे। पूरी तरह, क्योंकि वो काम शुरू हो चुका है, उसको शुरू नहीं करना है, अब सिर्फ उसका अंत करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सा रुख मोड़ते हैं सवालों का। लालू प्रसाद अजय योद्धा जिसे बिहार में माना जाता है, तो लालू प्रसाद उस अजय योद्धा को तोड़ने वाले पहली बार वहाँ से कुछ विधायकों को लेकर निकलने वाले शायद आप पहले इंसान थे, सम्राट चौधरी, जो वहाँ से लेके निकले। तो आप क्या सोचते हैं, आपको लालू प्रसाद या आज की डेट में जो तेजस्वी यादव राजद जो अभी समाप्ति की ओर जा रहा है, वो कैसे आपको याद करता होगा? देखिए, याद जिस भी तरह करे, राजनीति में सबकी भागीदारी होती है। लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो किसी एक कम्युनिटी ने उनको वोट नहीं किया था, और उनकी कम्युनिटी ने तो एकदम वोट नहीं किया था, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल। उनकी कम्युनिटी ने तो उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम ही नहीं किया था, लेकिन वो बनने के बाद उन्होंने माई समीकरण को अपना लिया। तो लोगों ने कहा कि धीरे धीरे लोग को ये लगने लगा कि लालू जी को अब सिर्फ माई चाहिए, ना बाप चाहिए, ना बेटा चाहिए, ना भाई चाहिए। बिल्कुल। तो बाप का मतलब है बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ना दलित चाहिए था, ना अति पिछड़ा चाहिए था। तो सब ने कहा कि आप माई में ही रहिए प्रभु, आप वहीं रहिए स्थिर से। अच्छा, तो विदाउट माई लेके आप बाहर आ गए? हम अपने कामों में, क्योंकि हम लोगों को काम करना है, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं, उस काम में लग गए। नहीं, सवाल सर वहीं रह गया कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद आपको किस तरह से याद करते होंगे? याद नहीं करें तो अच्छा है। मेरा स्पष्ट है कि आप यदि पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सबका साथ सबका विकास करना होगा। बिल्कुल। आप सिर्फ अपने लिए राजनीति को नहीं बना सकते हैं। हमको वो दिन भी याद है जब 2010 में लालू प्रसाद जी के परिवार से खाता तक नहीं खुला, और श्रीमती राबड़ी देवी को हम लोगों ने 2012 में विधान परिषद सदस्य बनाकर मनोनीत करने का काम भी पार्टी के द्वारा किया है। तो आपके चीजों का सम्मान होगा, लेकिन सिर्फ मैं से बिहार डूबता रहा। लालू प्रसाद जी के 15 साल के शासन में और तेजस्वी जी के 2 साल के शासनकाल में कभी विकास एजेंडा नहीं रहा। तो जनता ने विकास किया, तो नीतीश कुमार या एनडीए की सरकार ने जब विकास किया तो उसके साथ चले गए। तो क्या तेजस्वी यादव ने जंगल राज के भय से ही फोटो सारी हटा दी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पुराने सभी नेताओं के अपने पोस्टर से? नहीं, तेजस्वी यादव जी को ये समझाना पड़ेगा बिहार के लोगों को, नौजवानों को, कि हम सत्ता में आएंगे तो सड़क बनाएंगे, बिजली लगाएंगे। क्योंकि उनके पिताजी कहते थे कि बिजली यदि पानी से निकाला गया तो पानी यूजलेस हो जाएगा। तो उस स्थिति में पहले यह मानसिकता ठीक करनी होगी कि लालू प्रसाद जी का परिवार पूरी तरह समाज के लिए काम करे, ये विश्वास पैदा करना होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, 2015 के चुनाव में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने आरक्षण को लेके एक सवाल किया था कि इसका पुनर्विचार होना चाहिए, और उस कारण से 2015 में जब भाजपा की जो कंडीशन हुई थी वो जग जाहिर है। तो इस बार आरक्षण मुद्दा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप ये कहेंगे कि पीछे वाले रास्ते से निजीकरण करके आरक्षण को बंद करने की साजिश की जा रही है? नहीं, पूरी तरह गलत है, निराधार है। लालू प्रसाद जी और उस तत्कालीन गठबंधन के द्वारा भ्रम फैलाया गया, लोगों के समूह में गलत सूचना दी गई। लालू प्रसाद जी ने 15 साल के शासन में एक व्यक्ति को, एक वर्ग को आरक्षण नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ जब जब सत्ता में रही है, कर्पूरी ठाकुर जी जनसंघ के सपोर्ट से बिहार सरकार चला रहे, तब पहली बार आरक्षण बिहार में हुआ। 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से चल रही थी और मंडल कमीशन लागू हुआ। उसके बाद बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो महिलाओं और पंचायती राज में आरक्षण दिया गया, तब भाजपा की सरकार थी। लालू प्रसाद जी ने 15 साल के शासन में
सिर्फ लोगों को कहा कि हम गरीब, शोषित, पीड़ित के लिए चिंतित हैं, लेकिन चिंता सिर्फ अपने और अपने परिवार की, इससे अधिक कुछ नहीं किया। अजय सर, आप जिस विचारधारा की पार्टी के साथ आपने राजनीति शुरू की थी, आज बिल्कुल उस विचारधारा के विपरीत पार्टी में आप हैं, तो आपको क्या लगता है आपकी विचारधारा बदली, अब आपकी जिस पार्टी को ज्वाइन किया उसकी विचारधारा बदली? नहीं, विचारधारा एक ही है। ये सोशलिस्टों की पार्टी है। ये जनसंघ के सपोर्ट से लालू प्रसाद जी की उत्पत्ति हुई। 39 एमएलए लालू प्रसाद जी को 1990 के चुनाव में मदद करके मुख्यमंत्री बनाने का काम किया कि गरीब का बच्चा को मुख्यमंत्री बनाना है। हमने कहा कि जब वो गद्दी पर बैठे तो बदल गए। अच्छा, गद्दी पर बैठने के बाद सिर्फ और सिर्फ माई की चिंता उन्होंने की, बाप की चिंता कर ली होती, भाई की चिंता कर ली होती, दलितों की चिंता कर ली होती, तो ये दिन लालू प्रसाद जी को देखने को नहीं मिलता। अच्छा, आपके पिता श्री शकुनी चौधरी जी वो लव कुश समीकरण के पुरोधा माने जाते हैं। लव नीतीश कुमार और अभी कुश भाजपा से सम्राट चौधरी। तो क्या इस बार लव कुश का ध्रुवीकरण क्या एनडीए की तरफ ही जा रहा है? देखिए, पूरी तरह 1995 तक यहाँ कास्ट इक्विजन पे पार्टियाँ थी। समता पार्टी लव कुश के नाम पर बनी। भारतीय जनता पार्टी को उस समय तक लोग वैश्यों की पार्टी मानते थे कि ये समाज, और कांग्रेस के साथ उच्च जाति के समाज के लोग थे। लेकिन 96 के चुनाव के बाद, 95 चुनाव के बाद जब लालू यादव फिर से स्थापित हो गए इन तमाम वोटों के डिवीजन के बाद, तो 96 में सबका एकीकरण हुआ। उच्च जाति समाज के लोग, कोयरी कुर्मी समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग, सबका एकीकरण हुआ। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि 96 में, 98 में, 99 आते आते लालू प्रसाद जी को पूरे बिहार से उखाड़ने का काम किया। और 2000 में तो नीतीश जी मुख्यमंत्री 7 दिन के लिए बन चुके। लेकिन फिर लालू जी ने पूरे बिहार को बंटवारा करके फिर से सत्ता हासिल कर ली। इसलिए राजनीतिक तौर पर बड़ा स्पष्ट है कि पूरा समाज आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को देख रहा है। और पूरी तरह लव कुश से लेकर, क्योंकि हम तो भगवान राम के वंशज हैं, और जिसने राम भगवान को स्थापित करने का काम किया हो तो उससे लव कुश बाहर कहाँ जा सकता है, ये समझ लीजिए आप। तो फिर क्या आप क्या कहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी कुश समाज को, वहाँ से कुशवाहा समाज को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं करें, देखिए काम करना है। उपेंद्र जी भी अच्छे नेता हैं, अपने कामों को बढ़ा रहे हैं, लगातार राजनीति का कार्य कर रहे हैं। कपूरी जी के चेला है, राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक सर, एक अब अंतिम सवाल। लव का शासन 15 साल हो चुका है, तो क्या कहेंगे कुश के शासन की शुरुआत कब से होगी? जल्द होगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं, और उन्होंने तो सत्ता चारों बेटे के सत्ता में बांटा था, और चारों भाई के पुत्रों को अलग अलग सत्ता दिया था। और हमको लगता है कि आज के तारीख में जो लोग काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और आगे कुछ का भी सत्ता आएगा, इसको कहीं दो मत नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री और विधान पार्षद सम्राट चौधरी। मैं कामना करता हूं कि कुश की सत्ता जल्दी से शुरू हो। चलिए, धन्यवाद।